नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है आदिवासियों पर तकरार। जी हां, मध्य प्रदेश में आदिवासियों को लेकर बार पलटवार का दौर तेज हो गया है। सोमवार को राहुल गांधी ने आदिवासियों के सहारे बीजेपी पर वार किया था, जिस पर मंगलवार को पीएम मोदी ने जोरदार पलटवार किया। बालाघाट में मोदी ने राहुल को जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस ने कभी आदिवासियों का सम्मान नहीं किया। कांग्रेस अपनी पुरानी मानसिकता में जकड़ी हुई है, जबकि बीजेपी सरकार ने पैसा कानून लागू कर आदिवासियों को उनका हक दिलाया। कुल मिलाकर कहा जाए तो लोकसभा चुनाव में फिर आदिवासियों पर सियासत गरमा रही है, लेकिन इस बार आदिवासियों का साथ किसे मिलेगा? क्या 2019 की तरह 2024 में भी आदिवासी बीजेपी पर विश्वास करेंगे? क्या कांग्रेस इस वर्ग को रिझा पाएगी? आज इन तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। आदिवासियों पर आर पार, मोदी का राहुल पर पलटवार। मध्य प्रदेश की सियासत के केंद्र में फिर आदिवासी आ गए हैं। महाकौशल के महासंग्राम में राहुल गांधी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालाघाट से आदिवासियों को रिझाने की कोशिश की। उन्होंने राहुल गांधी के साथ ही कांग्रेस पर भी पलटवार किया और कहा कि आजादी का श्रेय कांग्रेस ने आदिवासियों के बलिदान को नहीं, बल्कि शाही परिवार को देने की कोशिश की। पीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने टंट्या मामा जैसे कई आदिवासी क्रांतिकारियों को सम्मान दिया। कांग्रेस ने हमारे आदिवासी भाई बहनों को जल, जंगल और जमीन के अधिकारों से वंचित रखा था। लेकिन बीजेपी सरकार के आने से आज 1 करोड़ से ज्यादा जनजातीय समाज के लोग पेसा कानून का लाभ ले रहे हैं। नहीं, कांग्रेस ने हमारे आदिवासी भाई बहनों को जल, जंगल, जमीन के अधिकारों से भी वंचित रखा था। कांग्रेस आजादी का श्रेय किसी आदिवासी को नहीं, अपने शाही परिवार को देना चाहती है। ये हमारी सरकार है जिसने गोविंद गुरु को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दिया। ये हमारी सरकार ने टंट्या मामा को सम्मान दिया। आज 1 करोड़ से ज्यादा जनजातीय समाज के लोग पेसा कानून का लाभ ले रहे हैं। लाखों आदिवासी भाई बहनों को वन अधिकार का पट्टा भी भाजपा सरकार ने ही दिया है। मध्य प्रदेश में हमारे युवा साथी मोहन यादव जी और उनकी सरकार गरीब और आदिवासी समाज के कल्याण के लिए दिन रात काम कर रही है। इधर सिवनी में सोमवार को राहुल गांधी भी आदिवासियों को लुभाते नजर आए थे। उन्होंने ऐलान किया है कि अगर कांग्रेस सरकार में आई तो 50% से ज्यादा संख्या वाले आदिवासी जिलों में 6वीं अनुसूची लागू होगी। उन्होंने बीजेपी पर भी आरोप लगाए थे कि बीजेपी वनवासी कहकर आदिवासियों को अधिकार नहीं देना चाहती। कांग्रेस पार्टी आपको आदिवासी कहती है और बीजेपी, प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, आरएसएस के लोग आपको वनवासी कहते हैं। और हमने निर्णय लिया है जहां भी देश में आदिवासियों की 50% से ज्यादा आबादी है, वहां पर 6th शेड्यूल हिंदुस्तान की सरकार लागू कर देगी कि आप लोकल एरिया में सारे के सारे निर्णय आप ही लो। आदिवासी बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए काफी अहम है, क्योंकि मध्य प्रदेश की कुल 84 विधानसभा सीटों पर आदिवासी वोटर्स निर्णायक हैं। तो 29 लोकसभा सीटों वाले मध्य प्रदेश में धार, खरगोन, रतलाम, शहडोल, मंडला और बैतूल 6 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, जबकि 4 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में भी आरक्षित सीटें बीजेपी ने जीती थी। इस बार बीजेपी और कांग्रेस इन सभी सीटों पर जीत के लिए काम कर रही है। खैर, आदिवासियों को लुभाने में कौन कामयाब होगा, ये नतीजे बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर गुलरेज शेख, कांग्रेस प्रवक्ता अमित तांवरे और वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अमित जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है मुझे। जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। कल राहुल गांधी ने जो कहा था और आज उसका पलटवार किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालाघाट से। उन्होंने कहा कि आज़ादी के आंदोलन में आदिवासियों का भी भूमिका थी, लेकिन श्रेय मिला राजशाही परिवार को, कांग्रेस ने वो श्रेय नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हमने श्रेय दिया, टंट्या मामा से लेकर पैसा एक्ट का भी जिक्र किया उन्होंने कि ये कानून का अधिकार भी बीजेपी ने दिया है, आप लोगों ने अब तक कुछ नहीं दिया। देखिए, मोदी जी की आदत बन गई है कि जो वास्तविक मुद्दे हैं जनता के, उन पर बात ना करना। तो मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री होने के नाते मणिपुर में एक आवाज निकालना चाहिए। आज तक वो एक भी शब्द नहीं बोल पाए। इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में बोलना चाहिए, उस पर भी कुछ नहीं कह पाए। अब बात हुई देश की आजादी की, तो बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है, लेकिन देश की जनता ये भी जानती है कि जिन व्यक्ति ने कईयों बार अंग्रेजों के सामने माफी मांगी, लेटर लिखे, उस विचारधारा को आप लोग फॉलो करते हो और उनको देश का हीरो मानते हो। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? जब 1924 में आरएसएस बना और एक भी व्यक्ति किसी ने जो है वो देश की आजादी में योगदान नहीं दिया, अपना नाखून तक नहीं कटवाया, और ये लोग आज कांग्रेस को आजादी को लेकर ज्ञान दे रहे हैं। ये देश की जनता जानती है। ये कितना भी इतिहास बदलने की कोशिश कर लें, लेकिन जो वास्तविकता होती है वो देश की जनता जानती है। और आदिवासियों के सम्मान को लेकर 1947 से लेकर आज तक क्या क्या किया है कांग्रेस ने, ये हमारा आदिवासी भाई बहन बहुत अच्छी तरीके से जानता है। इसलिए लगातार आदिवासी समाज का जो आशीर्वाद है वो कांग्रेस को मिलता रहा है। वो कह रहे हैं आजादी के आंदोलन में आदिवासियों की भूमिका रही थी, लेकिन श्रेय नहीं मिला उनको, श्रेय लेगा एक परिवार। देखिए, अब इस बारे में तो क्या कहा जाए और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और उनके सारे नेता भ्रमित करते हैं, लेकिन कितना भी भ्रमित कर लें, यदि ऐसा कुछ वास्तव में सच्चाई होती तो आदिवासी समाज का लगातार आशीर्वाद जो है वो कांग्रेस को नहीं मिलता होता। ठीक, तो गुलरेज जी वो कह रहे हैं कि भ्रमित करते हैं आप लोग, यदि भ्रम में आए नहीं वो, नहीं तो लगातार आशीर्वाद क्यों मिलता उनको? वो कह रहे हैं आशीर्वाद मिल रहा है, इसका मतलब आपके भ्रम में नहीं आने वाले। गुलरेज जी अनम्यूट कीजिए आप जी। देखिए ब्रिजेश भाई, प्रधानमंत्री महोदय उदार व्यक्ति हैं, लेकिन मैं इतना उदार नहीं हूं, इसलिए मैं एक नाम ले रहा हूं कि इन्होंने आदिवासियों के बलिदान को खा गए और परिवार विशेष मतलब गांधी नेहरू परिवार को आगे रख दिया। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोला करते थे कि गांधी नेहरू के अलावा जो है वो प्रायश्चित करने का वारी है, उनको प्रायश्चित करना चाहिए अपने पापों का। अभी अमित ने बहुत सारी बातें करी आजादी के विषय में। मैं अमित से पूछता हूं कि एक नाम दे दो आप किसी कांग्रेसी का जिसको अंग्रेजों ने फांसी की सजा दी हो आजादी का युद्ध लड़ने के लिए। आप नाम नहीं दे पाएंगे, आप इनको 15 मिनट का समय दे दे, गूगल कर ले, गूगल पे भी इनको नहीं मिलेगा ऐसा नाम किसी कांग्रेसी का, क्योंकि कोई नाम है ही नहीं इस प्रकार का। नंबर 1। नंबर 2, आज ही आपने देखा कि विक्रांत भूरिया जो कि आदिवासी समाज से आते हैं, उनका कैसा अपमान किया। पहले तो एक चिट्ठी लिखवाई गई उनसे, और अगर वो चिट्ठी उन्होंने खुद ने लिखी होती तो ऐसा कैसे हो सकता है कि रॉकेट की गति से उन्होंने यहाँ चिट्ठी लिखी हो, वहां दूसरे व्यक्ति का नाम घोषित हो गए। पहले से ये इन्होंने निर्णय बना लिया था कि आदिवासी को युवक कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहने देना है, उसकी जगह किसी और को रखना है। आज ही इन्होंने फिर अपमान किया है आदिवासी का, और किस मुंह से बात कर रहे हैं ये? ठीक, अमित जी दीजिए जवाब कि आप आदिवासियों का अपमान करते हैं और जो विक्रांत भूरिया के साथ हुआ है वो भी एक आदिवासियों का अपमान है। मुझे बड़ी दया आती है और ये समझना आपके लिए, हमारे लिए और सभी लोगों के लिए कि इस्तीफा बाद में होता है और विक्रांत भूरिया जी का पहले स्टेटमेंट आ जाता है, बाद में नई नियुक्ति होती है।
कि मेरे पिताजी चूंकि लोकसभा का चुनाव लड़ रहे मैं हैं, वही कह रहा हूँ अमित भाई और कि रॉकेट की गति से उधर मैं से उनका जो है स्टेटमेंट अपने आता पद है के साथ वो न्याय उधर नहीं नया कर पा नियुक्ति रहा आती हूँ, है। तो किसी अरे और मेरे भाई ये दूसरे बताओ ये व्यक्ति को जो रॉकेट है की वो गति से प्रदेश कैसे अध्यक्ष हुआ बना दिया जाए। कि आपने और अब उन्होंने अब कहा कि मैं अपने अंतरात्मा में पारिवारिक काम घुसने, से व्यस्त हूँ और क्योंकि जैसे ही डॉक्टर उन्होंने साहब ये बात हमारे बहुत कहते हैं वो और अच्छे नई व्यक्ति नियुक्ति हैं आती है, कैसे हो सकता है और ऐसा? डॉक्टर भी हैं, तो हो सकता है वो विक्रांत भाई की आत्मा में समा गए हो और विक्रांत भाई को खुद भी नहीं पता हो कि उनका अपमान कहाँ हुआ है, कब हुआ है। अब चूंकि गुलरेज शेख साहब मेरे बड़े भाई हैं, डॉक्टर हैं, वो बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो वो ज्यादा इस मामले में बता सकते हैं। लेकिन अमित जी, जब बाकी विक्रांत हमने- भूरिया खुद बाकी चुनाव लड़ रहे हमने- थे तब ऐसी नहीं। पेशकश नहीं की उन्होंने। जब विक्रांत अरे तो भूरिया खुद अब चुनाव ये लड़े थे अब तब इतना नहीं भी की लोकतंत्र उन्होंने। अभी खत्म और नहीं आप हुआ ये है सोचिए ना कि वो आप और हम पेशकश करते हैं और decide दूसरे ही करें कि विक्रांत भाई को क्या निर्णय करना है। आता है। मतलब रॉकेट की गति से जिस कांग्रेस पार्टी को अपने प्रदेश की कार्यसमिति बनाने में 3-3, 4-4 महीने का वक्त कम पड़ रहा है, जीतू पटवारी की पूरी कार्यसमिति नहीं बन पा रही है ढंग से, वो कांग्रेस पार्टी ये रॉकेट की गति से कैसे कर सकती है? एक आदिवासी व्यक्ति का तोड़ उसको, मतलब उन्होंने पेशकश की और उधर नई नियुक्ति कर दी। तो ये कह तो रहे बिल्कुल हैं रॉकेट की गति से हुआ। ना, इस्तीफा तो पहले ही होता है ना, बाद में नियुक्ति कर दी, क्योंकि चुनावी साल चल रहा है, चुनावी मौसम में है, कितना इंतजार करें? सर 5 मिनट का समय नहीं लगा, मतलब पहले से सब सोच रखा था कि इसको हटाना है, इसको बनाना है। ठीक है, प्री प्लान तो था बड़ी सब स्पष्ट बात कुछ। है। ठीक है आशीष जी, एक बार फिर आदिवासी सियासत के केंद्र में है मध्य प्रदेश में। कल हमने देखा किस तरह से राहुल गांधी ने सवाल किए कि आदिवासियों के साथ किस तरह से न्याय नहीं हो रहा है, उन्हें जल जंगल जमीन का हक नहीं मिला। आज मोदी ने पलटवार किया है। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी ने जो कहा है उससे आदिवासी कांग्रेस के पाले में जा सकते हैं, या मोदी ने जो आज पलटवार किया ये ज़्यादा भारी पड़ता दिख रहा है? दोनों रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। आशीष जी, आशीष जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आशीष जी, आशीष जी, आशीष जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? आशीष जी जी आपने जी। सवाल सुना या दोहराऊं? नहीं, प्लीज एक बार दोहराएं। राहुल गांधी ने कल आदिवासियों को रिझाने के लिए कहा था कि जल जंगल जमीन पर आपको हक नहीं मिला, और आज मोदी जी ने पलटवार किया है कि उन्होंने पैसा एक्ट लागू किया है, किस तरह से आदिवासियों के हक पर डाका डाला गया था। जो डॉक्टर गुलरेज शेख भी कह रहे हैं कि एक परिवार अधिकार और श्रेय ले गया था पूरा आज़ादी का, वो मोदी जी ने भी कहा। दोनों रिझाने की कोशिश कर रहे हैं आदिवासियों को। क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए, आदिवासी एक ऐसा वोट बैंक है जो भाजपा की काफी कोशिशों के बावजूद भी विधानसभा चुनाव में पूरी तरह भाजपा के साथ नहीं आ पाया है मध्य प्रदेश में। कांग्रेस की जो थोड़ी बहुत लाज बची है वो आदिवासी सीटों पर ही बच पाई थी विधानसभा में। तो इसलिए भाजपा को जो मिशन है, जो एक टफ मिशन भाजपा ने 29 का ले रखा है, उसमें आदिवासियों का 100% साथ जरूरी है। तो मोदी ने आज जो बात कही है वो इसी हिसाब से कही है, इसी समीकरणों के तहत कही है कि जब तक जो श्रेय अपने कामों का उन्होंने लिया है या अपनी सरकारों को, राज्य की सरकारों को देने की कोशिश की है, ताकि आदिवासी जो है वो पूरी तरह से इनके साथ इंटैक्ट हो सके। बस यही एक पूरी चीज है। जहां तक जल जंगल जमीन की बात है तो आदिवासियों के अधिकारों में बहुत पहले से सरकार देने की बात करती रही है। वो पेसा एक्ट जो लाया गया था वो इसी भावना से लाया गया था, लेकिन सारी सरकारों ने उसको लागू नहीं किया है। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार जो थी उसने विधानसभा चुनाव के थोड़े दिन पहले उसको शुरू किया था। तो अभी उसको पूरे आकार में आने में और उसके प्रभाव को सामने आने में समय लगेगा। राहुल गांधी ने उसी टाइमिंग के तहत ये बात कही कि हम इसको और व्यापक बनाएंगे, और उन्होंने एक नई बहस छेड़ी। इस पूरे चुनाव में पेसा एक्ट का कहीं तक अभी तक उल्लेख नहीं आया था, तो उन्होंने एक नई बहस छोड़ी आदिवासी क्षेत्रों में उसी कानून के हवाले से कि उसको पूरे स्वरूप में लागू कर दिया जाएगा। तो मध्य प्रदेश में भी ये लागू है और अभी चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। तो ये बस सिर्फ ये बात है, आदिवासी वोट हासिल करने का पूरी जुगत है ये। तो गुलरेज जी, लाख जतन के बाद भी आप पूरी तरह आदिवासियों को अपने पाले में नहीं ला पाए। आशीष जी कह रहे हैं लगातार प्रयासरत हैं आप। देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचार की पार्टी है और हमारा विचार ही ये कहता है कि जो पिछली पंक्ति का सबसे पिछला व्यक्ति है उसको हमको आगे लाना है। अब पिछली पंक्ति में सबसे पीछे कौन है? सबसे पीछे आदिवासी है, फिर शेड्यूल कास्ट आती है, फिर ओबीसी आती है,
तो हमको जो करना है उनके विकास के लिए हम लगातार कर रहे हैं। कांग्रेस के कालखंड में देखें तो आप अली राजपूत तो बहुत दूर की बात है, उसके भी आसपास के पहले के क्षेत्रों को देख लो आप, तो ना बिजली हुआ करती थी, ना सड़क हुआ करती थी, ना वहां पर रोजगार कोई साधन होते थे, ना वहां पर शालाएं होती थी, ना हेल्थ सर्विस हुआ करती थी। और सबसे शर्मनाक आंकड़ा था कि जो महिलाएं होती थी, जो आदिवासी महिलाओं की जो संस्थागत प्रसव की दर होती थी 9% से भी कम, 9% से भी कम हुआ करती थी, जो आज जो है वो 70% से ऊपर हो गई है। तो हमने तो लगातार काम किया है। और जब काम आप करते हो तो वोट की दृष्टि नहीं रखते, आप काम करते हो, वोट अपने आप आता है। ठीक है, तो लेकिन वोट तो अभी अपने तक आप आता है अमित ने अमित जी जब काम अभी करते तक हैं तो अमित ने एक कांग्रेसी का नाम नहीं दिया है जिसको अंग्रेजों ने फांसी की सजा दी हो आजादी की लड़ाई में। ठीक है, जवाब लेते हैं अमित जी से। अमित जी, वो कह रहे हैं कि ना बिजली थी, ना पानी था, ना सड़क था, ना आवास थे। पहले भी इंदिरा आवास योजना चली थी, लेकिन अब तो बड़े व्यापक स्तर पर कितने आवास मिले हैं। तो अब आदिवासी उनके पाले में क्यों ना जाएं? और एक नाम जरूर बता दीजिएगा, वो बार बार पूछ रहे हैं गुलरेज जी। जिसको फांसी की सजा हो। तो साहब कुछ पूछ रहे हैं, वो थोड़ा सा एक बार रिपीट कर दीजिए आप, वो मैं सुन नहीं पाया। गुलरेज जी पूछ रहे हैं कि आज़ादी में एक भी नाम बता दीजिए जिसने गांधी परिवार से जुड़ा हो, जिसने फांसी की सजा हुई जिसे। अरे किसी कांग्रेसी का ही नाम दे दो साहब, कांग्रेसी जिसको का फांसी की नाम सजा दे हुई हो, जिसको फांसी की सजा हुई हो, लाठीचार्ज हो, ये सबकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। डॉक्टर साहब, आप चूंकि सत्ता में हैं और आप मेरे बड़े भाई भी हैं, मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा। चूंकि सवाल मेरा पहले था, तो आप एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए जिसने लाठीचार्ज भी खाया हो। हमारे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जेल में गए थे, और आप किम सुभाष चंद्र बोस जी की बात कर रहे हो, वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिन्होंने जेल गए हैं इस देश की जनता के साथ। आप ये बताइए, 1924 से लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1947 तक, और कोई एक भी व्यक्ति नाखून तक नहीं कटवा पाया और माफी मांग के इस देश को लज्जित कराया। नहीं अमित, जरा हमारे बीच पे एक निष्पक्ष व्यक्ति बैठे हैं जो वरिष्ठ पत्रकार महोदय, उनसे पूछिए डॉक्टर हेडगेवार जी ने कितने सालों की सजा काटी है, जरा पूछ लीजिए उनसे आप। आजादी के और जिनको आप माफी भी कह रहे हो उनको भी काला पानी की सजा हुई थी ना। मैं तो बोल रहा हूं, मैं तो उनकी बात ही नहीं कर रहा हूं। सावरकर जी ने माफी मांगी थी या नहीं डॉक्टर साहब, ये बताइए। सावरकर जी ने माफी मांगी थी? हेडगेवार जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था और उनको जेल हुई थी कि नहीं हुई थी, ये आप आशीष जी से पूछिए। यदि सावरकर जी की राह पर चल लेते लोग, तो उस टाइम भगत सिंह जी के साथ ही भाई, अगर सावरकर जी की राह पे चल लेते ना तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय ही आजादी मिल जाती। गांधी जी के साथ अगर कांग्रेस, आपके कांग्रेस पार्टी के लोग सावरकर जी के मार्ग पे चलते तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय ही अंग्रेज इतना कमजोर हो चुका था कि लात मार के निकाल देते उसको। अरे भैया, आप लोगों की विचारधारा के लोग, और आप चलो सावरकर जी के मार्ग पे नहीं चलते हो, आप सावरकर जी को इंदिरा जी ने भी सम्मान दिया था। लेकिन हम मुद्दे पे आ जाइए, हो गई दोनों की बात। मिल जाती। आ जाइए अमित जी मुद्दे पर। क्या किया आपने आदिवासियों के लिए? जल्द नाम नहीं दे पाए अमित। अरे मैं तो आपसे कह रहा हूँ, मैं सारे नाम दे दूंगा। मैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बात कर रहा हूँ, जो जेल में रहकर उन्होंने किताब लिखी। आप तो अपने किसी एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए भाई। इतिहास सब चीज का साक्षी होता है। आपने कहा बैठे हुए हैं, मैं भी उन्हीं वरिष्ठ पत्रकार की बात कर रहा हूं। 1952 में सुनिए, सुनो, भारतीय जनसंघ पहला चुनाव लड़ता है 1952 में, और 1949 में उसकी संस्थापना होती है। तो आप मुझसे पुरानी बात नहीं पूछ सकते, लेकिन आप अपने आप को कहते हो कि आपने आजादी की लड़ाई लड़ी, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि एक नाम बता दो कि किसी कांग्रेसी को फांसी हुई हो। अच्छा डॉक्टर साहब, आप एक बात बताइए, मैंने आपकी सारी बातें मान ली, तो आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब भी कोई विदेश से राजनीति आता है, अमित जी आ जाइए मुद्दे पे प्लीज, उनके पे ले जाया करिए। अरे आ जाइए मुद्दे पे आ जाइए। अब आदिवासियों पे लौट आते हैं हम, ठीक है? प्रधानमंत्री आपके भी वही है। अरे प्रधानमंत्री तो सबके हैं अमित जी, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। महान थे,
तो इंदिरा गांधी ने उनको महान बोला है। नहीं, वीर सावरकर को वीर महान जो बोला था वो इंदिरा गांधी ने बोला था। अब आप कह रहे हो कि इंदिरा गांधी भी झूठी थी। क्यों नहीं लेकर जाते हैं? ये मैं क्या कह रहा हूँ, आप इंदिरा गांधी को भी झूठी बोल रहे हो, सावरकर जी को भी सावरकर, आप सावरकर जी की समाधि पर ले जाइए, लेकिन जितने भी अमेरिका से, ब्रिटेन से जितने भी अब आप इंदिरा गांधी के ऊपर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हो। हमें कल से आपका ठीक है अमित जी, महात्मा गांधी जी की समाधि। चलिए आशीष जी के पास ले चलिए। आशीष जी, कहीं ना कहीं आदिवासियों का विश्वास जीतने की दोनों ही दल कोशिश कर रहे हैं। ये कभी कांग्रेस का वोट बैंक था, नहीं कुछ तो वजह रही होगी कि कांग्रेस से छिटक कर बीजेपी में आ गए। भले ही आपने कहा है कि पूरी तरह से विश्वास हासिल नहीं कर पाए। देखिए ये आपका बहुत अच्छा सवाल है जो मैं अभी जवाब नहीं दे पाया। अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया। देखिए लोकतंत्र की ये बहुत अच्छी खूबसूरती होती है। आप कल्पना करिए बहुत लंबे समय तक, अभी तक भी 2018 के चुनाव में भी यदि आप देखेंगे तो आदिवासी भाई बहन ने कांग्रेस को अपना भरपूर आशीर्वाद दिया इतने लंबे समय तक। लेकिन ये भी इनसे पूछिए कि इनके ऐसे कौन से काम थे जो लगातार इनको नजरअंदाज किया गया इतने सालों तक। और यदि हमसे कोई गलती हुई होगी तो निश्चित तौर पर आदिवासी समाज के साथ हम जाएंगे, उनके बीच जाएंगे, जैसे राहुल गांधी जी गए। आपने काम ही नहीं किया था। सरकार में आपने उनको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक फैसिलिटीज नहीं दी थी। आपने उनको हेल्थ नहीं दी थी, आपने उनको शिक्षा नहीं दी थी, आपने उनको रोजगार नहीं दिया था, आपने उनको जंगल जमीन नहीं दी थी, आपने उनको सड़कें नहीं दी थी, आपने उनको आवास नहीं दिया था, आपने उनको अंधेरे में रखा था, आपने बिजली नहीं दी थी, आपने सुरक्षा का मुहैया नहीं कराया था, तो वहां पर नक्सलवाद पनप गया था। तो आप ये देखिए कि कितना प्रताड़ित किया आपने इन लोगों को। सुनिए, हेलो जी जी आशीष जी कुछ कह रहे हैं आप? नहीं देखिए, जो आदिवासियों के जो वोट की बात होती है तो दोनों पार्टियों में दुर्भाग्य है, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ इसी तरह के समीकरणों से सरकारें चलती हैं, सरकारें बनती हैं, तो इसलिए आदिवासियों को भी एक वोट की तरह माना जाता है। लेकिन यदि मैं ये नहीं मानता कि आदिवासियों का कोई उत्थान पिछले 70 साल में या मध्य प्रदेश के गठन से नहीं हुआ। निश्चित तौर पर धीरे धीरे ही सही आदिवासियों ने तरक्की की है, लेकिन सबसे बड़ी मजबूरी ये रही है आदिवासियों की कि जो नेता उन्होंने अपने समुदाय के बीच से चुन के भेजे वो सत्ता में इतने मशगूल हो गए कि आदिवासियों का 100% विकास नहीं हुआ। भाजपा में भी कई आदिवासी नेता हुए, कांग्रेस में भी कई हुए। जब वो उन आदिवासियों के बीच से निकल के सत्ता के बड़े सोपानों पे पहुंचे तो वो दूसरी चीजों में मशगूल हो गए। तो पहली जिम्मेदारी इन कांग्रेस और भाजपा के आदिवासी नेताओं की है कि वो अपने समाज का उत्थान करें। सरकार का ब्रांड लगाने से कुछ नहीं होगा। जो लोग आदिवासी नेता उस समुदाय से निकल के विभिन्न पार्टियों में जाते हैं उनको अपनी जवाबदारी। लेकिन आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये पार्टियां भी यूज करती हैं आशीष जी? हमने देखा है कि कमलनाथ जी की सरकार थी, आदिवासी नेता को आपने अपनी पार्टी का समर्थन ले लिया, उनसे विधायक बना दिया, मंत्री नहीं बनाया, तो युवा जो आगे आते हैं उनको आगे नहीं बढ़ाने की कोशिश भी नहीं हुई ना? नहीं, पार्टी निश्चित तौर पे यूज करती है क्योंकि दुर्भाग्य से समीकरण इस तरह के बनते हैं। लेकिन आदिवासी जनप्रतिनिधियों की जवाबदारी भी होती है। जरूर नहीं है कि वो मुख्यमंत्री या डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेगा तो ही वो विकास करेगा। उसको विकास क्यों नहीं करना चाहिए और उसको विकास के लिए लड़ना क्यों नहीं चाहिए? बुनियादी सवाल तो ये है उसमें। तो बुनियादी सवाल तो अमित जी ये भी है, लेकिन आप भी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, आगे नहीं बढ़ने देते आदिवासी नेताओं को, यूज करते हैं। अमित जी देखिए, कहीं कोई यूज करने वाली बात नहीं है। जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि जरूरी नहीं है कि आपको मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री या मंत्री ही बनाया जाए तभी आप अपने वर्ग की सेवा कर सकते हो। एक विधायक के पास बहुत पावर होते हैं, और एक विधायक क्या, एक पार्षद के पास बहुत पावर होते हैं, और पार्षद भी क्या, एक सामाजिक कार्यकर्ता के पास भी बहुत अधिकार होते हैं एक लोकतांत्रिक देश में। तो यदि आपकी वास्तव में यह मंशा है कि आपको अपने वर्ग के लिए कुछ करना है तो मुझे नहीं लगता कि कोई सीमा है या किसी पद की आवश्यकता है। दूसरी बात यह है, यदि मैं 1947 से लेकर आज तक बात करूंगा आदिवासियों के लिए तो ये आपके कार्यक्रम का समय बहुत कम पड़ जाएगा। आप किसी संक्षिप्त में बोल दीजिए, आप पूरा आपको बताऊंगा कि क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया। हालांकि डॉक्टर साहब चूंकि हमारे एक विरोधी विचारधारा के पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो उनका एक राजनीतिक धर्म बनता है कि वो इस तरह की बात करें, लेकिन एक लंबे समय तक आदिवासी समाज का आशीर्वाद मिलना ये बताता है, ये जताता है, ये प्रमाणित करता है कि हमने उस वर्ग के लिए बहुत लंबे समय तक छोटा सा जवाब। और आने वाले समय में जब 2024 में हमारी सरकार बनेगी
तो एक बार फिर आदिवासी वर्ग के ठीक लिए है, हम लोग छोटा सा जवाब। आप पर भी आरोप हैं कि आदिवासी नेताओं को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। क्यों नहीं बढ़ने देते हैं? आप ये देखिए कि अभी छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन से वर्ग से आते हैं, मध्य प्रदेश के हमारे जो कुछ बड़े नेता हैं वो कौन से वर्ग से आते हैं, मुंडा जी जो है वो कौन से वर्ग से आते हैं, ये सारे के सारे। और आपने ये भी देखा होगा कि पहले तो हमने संयुक्त मध्य प्रदेश में आदिवासियों को प्रदेश अध्यक्ष भी दिया है। हमने कभी अब तो आप कह अपमानित सकते हैं करने का राष्ट्रपति भी दे दिया आपने। बिल्कुल, राष्ट्रपति भी हमने ही बनाई है। ये लोगों ने तो उनके खिलाफ वोट किया था, यहाँ तक इन्होंने खिलाफ वोट किया था। मतलब नंद कुमार साय को आप देखिए तो हमने संयुक्त मध्य प्रदेश प्लस छत्तीसगढ़ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था बीजेपी का। तो आदिवासियों को आगे लाने का हर समय हमने काम माफी किया है। चाहता हूं आगे भी गुलरेज जी, करते क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए आपको बीच में रोक रहा हूं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आदिवासी मध्य प्रदेश की सियासत में फिर एक बार केंद्र में हैं, क्योंकि आदिवासी वो वोटर हैं, वो मतदाता हैं या वो सीटें हैं जो सत्ता का रुख बदल देती हैं। यदि मध्य प्रदेश में आदिवासियों को समर्थन मिला तो निश्चित तौर पर बीजेपी बाजी मार जाएगी। यदि यही समर्थन कांग्रेस को मिला तो कांग्रेस पलटी मार देगी, या बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं या जो पहले से सांसद हैं उनको हार का सामना करना पड़ेगा। अब देखना ये होगा कि आदिवासी किस पर भरोसा करते हैं। दोनों ही दल, चाहे राहुल गांधी हों चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आदिवासियों को रिझाने का जतन कर रहे हैं। अब ये किसके पाले में जाते हैं, आने वाले लोकसभा चुनाव परिणाम बताएंगे। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।